हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज की हमारी क्लास साइंस पेपर 2 की मॉक टेस्ट की चौथी क्लास है। इसके पहले की 3 मॉक टेस्ट की क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो एग्ज़ाम से पहले आपको वो क्लासेस ज़रूर कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि वहाँ पे हमने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के बिल्कुल नए प्रश्नों की प्रैक्टिस की है। और प्रश्नों की प्रैक्टिस के साथ साथ इन प्रश्नों से रिलेट करके आपके एग्ज़ाम में और कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी वहाँ पर हमने पढ़ा है। तो अगर आप एग्ज़ाम से पहले ये मॉक टेस्ट की जो क्लासेस चल रही हैं आप इनको देखते हैं तो प्रश्नों की प्रैक्टिस तो आपकी होगी ही। प्रश्नों की प्रैक्टिस के साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट का आपका फाइनल रिवीजन भी हो जाएगा। बाकी आज की इस क्लास में हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आप क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और लास्ट में आपको कॉमेंट करके बताना है कि आज की क्लास से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, साथ ही आपने आज की क्लास से सीखा कितना, क्योंकि दोनों चीज़ जरूरी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ और जो प्रश्न आपके रिलेट करके क्वेश्चन से पूछे जाते हैं उनको भी सीखना, उनको भी पढ़ना जरूरी है। तो आज की क्लास से आपने कितना सीखा है आपको ये भी कमेंट करके बताना है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में सफ़ेद कपड़े पहनना लाभदायक होता है क्योंकि सफ़ेद कपड़ा अपने ऊपर आपतित प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है, सफ़ेद रंग ऊष्मा का कुचालक होता है, रंगीन कपड़ा प्रकाश की गर्म किरणों को अवशोषित कर लेता है, उपरोक्त सभी। बताइए, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा और इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये जो है ये आपका PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, गर्मी के दिनों में हम देखिए हमेशा लाइट कलर के कपड़े को प्रेफर करते हैं या सफ़ेद रंग के कपड़े को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए, जो सफ़ेद रंग का कपड़ा होता है ना, जो सफ़ेद कलर होता है, वाइट कलर के जो कपड़े होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश को और ऊष्मा को, अधिकांश जो भाग होता है ना ऊष्मा और सनलाइट का, इनको क्या कर देते हैं, इनको परावर्तित करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं या रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं। इसीलिए ये कम गर्म होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये अवशोषित बहुत कम होते हैं, अवशोषित बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से ये कम गर्म होते हैं और जो शरीर है उसको भी ठंडा रखने का काम करते हैं। इसीलिए गर्मी के दिनों में हम ज़्यादातर लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं, गहरे रंग की अपेक्षा हम लाइट कलर के कपड़ों को पहनना पसंद करते हैं। जबकि जो काले रंग का कपड़ा होता है या फिर जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं, गहरे रंग के कपड़े क्या करते हैं, ये सूर्य की ऊष्मा को, ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा को क्या करते हैं, अवशोषित करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? अवशोषित करने का काम करते हैं। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा को अगर एब्जॉर्ब करेंगे, तो अगर हम इनको पहन के रखेंगे तो ये दिन के समय ज़्यादा ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेंगे, ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे जो व्यक्ति है उसको गर्मी लगेगी। इसीलिए गर्मी के दिनों में सफ़ेद या फिर हल्के रंग के कपड़ों को पहनना चाहिए। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर चलिए देखते हैं। तो देखिए, सफ़ेद रंग ऊष्मा का कुचालक होता है। बताइए, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बहुत सारे स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को करेक्ट करके आ जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि रंग ये चालकता कुचालकता को डिसाइड नहीं करता है। जो रंग होता है ये चालकता या कुचालकता को डिसाइड नहीं करता कि ये रंग चालक है ऊष्मा का, कि ये रंग कुचालक है, ठीक है। रंग से चालकता डिपेंड नहीं करती, फैब्रिक से डिपेंड करती है, ठीक है। रंगीन कपड़ा प्रकाश की गर्म किरणों को अवशोषित करता है। हाँ, ये स्टेटमेंट तो सही है कि रंगीन कपड़ा जो है ये गर्म जो किरणें होती हैं यानी ऊष्मा को अवशोषित करने का काम करता है। यहाँ पे लाभ पूछा है तो ये लाभ में फिट नहीं होता है, या बाकी ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में लाभ पूछा है, इसीलिए ये क्या होगा, करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि सफ़ेद कपड़ा अपने ऊपर आपतित प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है। सफ़ेद कपड़ा क्या करता है? परावर्तन करता है, जबकि जो काले कलर के या फिर गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं वो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक 5 ग्राम भार वाले पंख और एक 10 ग्राम भार वाली कील, दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा क्या है? समान है। दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भार वस्तु में अधिक संवेग होगा, दोनों वस्तुओं में बराबर संवेग होगा, दो वस्तुओं के संवेग की तुलना करना संभव नहीं है, हल्की वस्तु में अधिक संवेग होगा। बताइए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिया है कि जो गतिज ऊर्जा है दोनों की समान है, दोनों का क्या दिया है, भार दिया है, और आपको संवेग निकालना है। और ऑप्शन देख के ये पता चलता है कि हमको द्रव्यमान और संवेग का रिलेशनशिप निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। ये दोनों में समान है, चाहे वो 5 ग्राम वाला पंख हो या 10 ग्राम वाला जो कील है, दोनों की गतिज ऊर्जा समान है। अब गतिज ऊर्जा समान है तो काइनेटिक एनर्जी और संवेग, इसका रिलेशन क्या होता है, तो इसका
क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, जहाँ पे के ई ये काइनेटिक एनर्जी होती है, ये संवेग होता है p, और m क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे बोला है कि गतिज ऊर्जा अगर दोनों की समान है तो गतिज ऊर्जा समान होने पे p इक्वल टू निकल के क्या आ जाएगा, p वैसे तो देखें तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, p स्क्वायर 2m के ई के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम p लेते हैं तो p इक्वल टू निकल के क्या आ जाएगा, √2m के ई। अब काइनेटिक एनर्जी तो समान है, इसको लेना ही नहीं है, कुल मिला के द्रव्यमान और संवेग का रिलेशन यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो संवेग होता है ना वो द्रव्यमान के रूट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, √m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है कि अगर संवेग बढ़ा है तो द्रव्यमान बढ़ेगा, और अगर द्रव्यमान घटा है तो संवेग भी क्या होगा, घटेगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, और दूसरा घटेगा तो पहला क्या होगा, यानी पहला घटेगा तो दूसरा भी क्या होगा, घटेगा, है ना। बढ़ेगा तो बढ़ेगा, संवेग बढ़ा द्रव्यमान बढ़ा, संवेग घटा तो द्रव्यमान घटा। अब यहाँ पे क्या है, जो पंख है, पंख का द्रव्यमान कितना दिया है, पंख का द्रव्यमान दिया है कितना, 5 ग्राम। वहीं पे कील का द्रव्यमान कितना दिया है, तो कील का द्रव्यमान दिया है 10 ग्राम। अब देखिए द्रव्यमान किसका ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है कील का। अब द्रव्यमान कील का ज़्यादा है तो संवेग भी किसका ज़्यादा होगा, संवेग भी कील का ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी हमने रिलेशन निकाला है कि जो संवेग है और द्रव्यमान है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं या फिर समानुपाती होते हैं। तो कुल मिला के जो भारी वस्तु है ना, भारी वस्तु का अधिक संवेग होगा, यानी जो कील है 10 ग्राम वाली, इसका संवेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न है, पानी का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है। कुल मिला के ये पूछा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का, उससे उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का, ये ताप डिपेंडेंट होता है। जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, बॉइलिंग किस पे डिपेंडेंट होता है, ताप पे। ताप जो है, ताप अगर ज़्यादा लगा तो जल्दी पानी बॉयल होने लग जाएगा, और ताप दोनों डिपेंडेंट होता है, और ताप कम लगा तो पानी क्या होगा, लेट में उबलेगा। और जिस अगर जो क्वथनांक होता है, ये वह ताप होता है, पानी का जो क्वथनांक होता है ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर जो उसका बाष्प दाब है, यानी जो उसका वेपोराइजेशन का जो प्रेशर होता है, और जो बाहरी दाब है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। लेकिन अगर हम बाहरी दाब को बढ़ाते हैं, जैसे आप प्रेशर कुकर की बात करिए, ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। जो प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर के अंदर का जो दाब होता है, दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ाया जाता है, दाब बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ेगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो प्रेशर कुकर के अंदर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है, 120 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी की वजह से प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पकता है। अगर हम नॉर्मल किसी बर्तन में पानी उबलने के लिए रखते हैं तो पानी कितने में उबलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस में उबलेगा, क्योंकि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन अगर हम कुकर में पानी रखते हैं तो कुकर का दाब अधिक होता है। दाब अधिक होने की वजह से क्या होता है, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है यानी क्वथनांक होता है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। और यही तो पूछा है कि पानी का क्वथनांक दाब बढ़ाने पे क्या होता है, तो दाब बढ़ाने पे पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। आप प्रेशर कुकर वाला एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, क्योंकि नॉर्मल अगर हम किसी कंटेनर में पानी गर्म कर रहे हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस में ही उबलने लग जाएगा। लेकिन अगर प्रेशर कुकर में, क्योंकि वहाँ पे दाब ज़्यादा होता है, वहाँ पे पानी उबालते हैं तो वहाँ पे जो पानी है वो 120 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा, यानी जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होता है राइबोसोम व हरितलवक में, माइटोकॉन्ड्रिया व राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया व हरितलवक में, गोल्जी काय व माइटोकॉन्ड्रिया में। बताइए अर्ध स्वायत्त यानी जो सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग सेल ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं। देखिए जो राइबोसोम होता है ये सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल होता है, ये सेमी ऑटोनोमस नहीं होता। सेमी ऑटोनोमस होने का मतलब क्या है, अर्ध स्वायत्त होने का मतलब क्या है कि वो कोशिका जिनके पास अपना खुद का डीएनए हो, खुद का अपना राइबोसोम हो, क्या हो, खुद का अपना राइबोसोम हो, और वो कुछ न कुछ प्रोटीन का भी निर्माण कर लें। क्या करें, अपना कुछ प्रोटीन का निर्माण कर लें, साथ ही विभाजन भी कर सकें। क्या कर सकें, विभाजन भी कर सकें। अगर इतनी क्रिया कोशिका के अंदर हो रही है, यानी कोशिका के अंदर जो कोशिकांग हैं उनके अंदर अगर हो रही है तो वो क्या कहलाएंगे, अर्ध स्वायत्त यानी सेमी ऑटोनोमस कहलाएंगे। अब फुली स्वतंत्र या ऑटोनोमस क्यों नहीं कहलाते हैं, ऑटोनोमस इसलिए नहीं कहलाते हैं क्योंकि कोई भी कोशिकांग है, कोशिका के अंदर का कोई भी कोशिकांग है, ये कुछ प्रोटीन के निर्माण के लिए, यानी ज़्यादा से
ज़्यादा जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के निर्माण के लिए और कुछ एंजाइम के निर्माण के लिए ये टोटली किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं कोशिका के केंद्रक पे। किस पे डिपेंड करते हैं, कोशिका के केंद्रक पे डिपेंड करते हैं, न्यूक्लियस पे निर्भर करते हैं। इसीलिए इनको हम फुली ऑटोनोमस ना बोल के अर्ध स्वायत्त यानी सेमी ऑटोनोमस इनको कहते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से कोशिकांग हैं जिनके खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, प्रोटीन का निर्माण भी कर लेते हैं और विभाजन भी कर लेते हैं। तो राइबोसोम करता नहीं है, यहाँ पे गोल्जी काय नहीं करता है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइबोसोम है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक होते हैं ना, इनमें खुद का अपना डीएनए होता है, राइबोसोम होता है और ये कुछ प्रोटीन का भी निर्माण कर लेते हैं और विभाजन करके अपनी संख्या भी बढ़ा लेते हैं। इसीलिए इनको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कांच में किस यौगिक को मिश्रित करने से हरे रंग का कांच प्राप्त होता है? क्रोमिक ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड? बताइए कांच में किस यौगिक को हम मिश्रित करें कि हमको हरे रंग का कांच प्राप्त हो? किस रंग का? हरे रंग का। तो देखिए क्रोमिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Cr2O3। Cr2O3 से अगर हम कांच को जोड़ते हैं या मिक्स करते हैं तब हमको जो कांच मिलेगा वो किस रंग का मिलेगा? हरे रंग का मिलेगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। बाकी कोबाल्ट ऑक्साइड, अगर कोबाल्ट ऑक्साइड को हम कांच से मिलाते हैं तो हमको नीले रंग का कांच प्राप्त होगा। कोबाल्ट यहाँ पे ये इसके लिए है, किसके लिए? कोबाल्ट ऑक्साइड से अगर हम मिलाते हैं तो हमको नीले रंग का कांच प्राप्त होगा। वहीं पे अगर हम मैग्नीज डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MnO2। इससे अगर हम कांच को मिलाते हैं तो हमको जो कांच मिलेगा वो किस रंग का मिलेगा? बैगनी रंग का मिलेगा या फिर रंगहीन मिलेगा। और फेरिक ऑक्साइड से अगर हम कांच को मिलाते हैं, यानी कांच में अगर हम फेरिक ऑक्साइड यौगिक को मिलाते हैं जिसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है, तब हमको जो कांच मिलेगा वो किस रंग का मिलेगा? भूरा या फिर पीले रंग का मिलेगा। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगला प्रश्न है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन डी की या फिर विटामिन ई की। मैं जब प्रैक्टिस सेट की क्लासेस आपको पढ़ा रही थी ना, तो वहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट विटामिन टॉपिक पढ़ाया है कि विटामिन होते क्या हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं, उनके रासायनिक नाम क्या होते हैं और उनके कमी से होने वाले रोग कौन से होते हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस सेट की क्लासेस नहीं देखी है तो आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। एक बार स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, पर देखिएगा जरूर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। अब यहाँ पे देखिए, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं किसकी कमी होने से? तो विटामिन ए की कमी से तो एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं रतौंधी, क्योंकि विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल है, और रेटिनॉल किससे संबंधित होता है? आंख से संबंधित होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। बी की कमी से, या यहाँ पे B1 लिखा है, B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से एक रोग हो जाता है जिसको रिकेट्स बोलते हैं। क्या होता है? रिकेट्स होते हैं। इसी को हम हड्डियां मुड़ना भी बोलते हैं। और विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है। क्या हो जाता है? बांझपन हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी विटामिन की कमी होने से बच्चों की जो होती हैं हड्डियां मुड़ जाती हैं। तो बच्चों की हड्डियां विटामिन डी, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डायनेमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? डायनेमो को एक और नाम से हम जानते हैं, जेनरेटर। किस नाम से जानते हैं? जनरेटर के नाम से जानते हैं। तो जनरेटर क्या करता है? एक तो आपको ये याद रखना है कि जो जनरेटर यानी डायनेमो होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। किस सिद्धांत पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। अब जो डायनेमो होता है या जनरेटर होता है, ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करने का काम करता है। इसके जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? मोटर। जो मोटर होता है ना, ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो आपको जनरेटर और यानी डायनेमो और मोटर, ये दोनों याद रखने हैं। दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामांगी मिश्रण है? पीतल, आयरन, छीलन तथा सल्फर चूर्ण, प्रदूषित वायु, साधारण नमक तथा बालू। बताइए इनमें से कौन सा है जो सामांगी मिश्रण है? तो सबसे पहले आप ये बताइए कि सामांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण होते क्या है? मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सामांगी और एक होते हैं
विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण कौन से होते हैं? ऐसे मिश्रण या ऐसे जो मिक्सचर हैं जिनके जितने भी अवयव हों वो कैसे हों? समान रूप से मिले हों। क्या हो? समान रूप से मिले हों, कोई भी इधर उधर ऐसा नहीं। जैसे कि मान लीजिए क्या है, चीनी का घोल, जो चीनी और पानी का घोल होता है, आप उसमें देखिए चीनी क्या ऐसा है कि कुछ पानी में कम मिली है, अगर आप एक ही कंटेनर में घोल रहे हैं तब की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि अलग अलग में घोले और शक्कर का अमाउंट अलग अलग डाले और बोले इसमें तो कम मिली है इसमें ज़्यादा मिली है, ऐसा नहीं करना है। अगर आप एक ही कंटेनर में आप चीनी घोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कुछ पानी में अलग चीनी के स्वाद रहेगा यानी ज़्यादा रहेगी और कुछ पानी में कम रहेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप चीनी घोलते हैं तो वो पूरे पानी में सेम मिठास देगी, जैसे नमक घोलेंगे तो सेम पूरे पानी में सेम क्या करेगा, नमकीनपन देगा। तो ये सब क्या कहलाते हैं? समांगी मिक्सचर कहलाते हैं, यानी इनके जो अवयव होते हैं पूरे उसमें इनके जो पूरे संगठन है उसमें हर जगह समान रूप से फैले होते हैं। लेकिन जो विषमांगी मिश्रण होते हैं, विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? ऐसे मिश्रण जो समान रूप से नहीं फैले होते। ये क्या होते हैं? समान रूप से नहीं फैले होते हैं, जैसे कि रेत और नमक। क्या? रेत और नमक। आप इसको मिलाएंगे तो जरूरी नहीं है कि ये समान रूप से फैला हो। तेल प्लस पानी, तेल प्लस पानी। अब इसमें विषमांगी मिश्रण में ऐसे मिश्रण आते हैं जो कि एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं, तो किस में आते हैं? समांगी मिश्रण में, और सॉरी विषमांगी मिश्रण में आएंगे। अब एक वायु वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर वायु में शुद्ध वायु पूछा है तो वो समांगी में आएगा, और अगर प्रदूषित वायु पूछा है, कैसा वायु पूछा है? प्रदूषित वायु पूछा है, तो वो किस में आएगा? विषमांगी में आएगा। बाकी अब आ जाते हैं इस प्रश्न में। तो एक आपको और कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जितने भी अलॉय होते हैं, यानी जितनी भी मिश्र धातुएं होती हैं, क्या होती हैं? मिश्र धातुएं होती हैं। सारी मिश्र धातुएं किस में आती हैं? समांगी मिश्रण में आती हैं। किस में आती हैं? समांगी मिश्रण में आती हैं। तो यहाँ पे पीतल क्या है? पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु है, तो ये किसके अंतर्गत आएगी? ये आएगी समांगी मिश्रण के अंतर्गत। बाकी प्रदूषित वायु अभी हमने बताया ये विषमांगी में आता है। नमक और बालू अभी हमने रेत और नमक का देखा है, ये किस में आता है? विषमांगी में आता है। आयरन का छीलन और सल्फर का चूर्ण भी विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, दूध खट्टा क्यों हो जाता है? क्योंकि गर्मी के कारण कुछ जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, दूध एसीटेट बन जाता है, और दूध में स्थित सूक्ष्म तत्व लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? तो जो दूध में खट्टापन या कुल मिला के जो दूध से दही में परिवर्तन होता है वो किस कारण होता है? तो एक बैक्टीरिया होती है जिसको हम बोलते हैं क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है ये क्या करती है? लैक्टोज, दूध में क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टोज प्रेजेंट होता है, तो लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देती है? लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट कर देती है, या लैक्टिक एसिड में बदल देती है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड क्या करता है? दूध को जमा देता है यानी फाड़ देता है, और दूध को खट्टे में कन्वर्ट कर देता है। तो कुल मिला के दूध खट्टा क्यों होता है? गर्मी के कारण कुछ जीवाणु उत्पन्न होते हैं, ऐसा नहीं। दूध में इसमें पहले से ही जो लैक्टोज है ये प्रेजेंट होता है, यानी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होती है, बस इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। इनकी क्या होती है? ग्रोथ ज़्यादा होती है। दूध एसीटेट बनता है, नहीं, दूध में एसीटेट नहीं बनता है। ये क्या करती है? दूध में स्थित जो सूक्ष्म तत्व हैं ये क्या करते हैं? लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। तो यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दो समतल दर्पण हैं और उनको हम 60 डिग्री के एंगल पर रखे हैं, तो उनके बीच में एक गेंद रखी है, इस गेंद का दो समतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5, 3, 6 या फिर 18? बताइए कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो मैं इसको आपको 2 दिन पढ़ाई हूँ क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं और आपको ये भूले नहीं, इसलिए आज मैं फिर से एक क्वेश्चन इससे लेके आई हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो प्रतिबिंब निकालने का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा होता है -1, तो यहाँ पे n ही निकालना है आपको 360 डिग्री, और थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 60 डिग्री दी है, -1। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 - 1 यानी आंसर कितना आ जाएगा? 5। यानी कितनी इमेज का फॉर्मेशन होगा? 5 इमेज या 5 प्रतिबिंबों का निर्माण होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है। प्रकाश संश्लेषण पौधों की हरी कोशिकाओं में होता है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, प्रकाश संश्लेषण पौधे के साथ साथ प्राणियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक नहीं है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण पौधों की हरी कोशिकाओं में होता है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, ये भी करेक्ट है। प्रकाश संश्लेषण पौधों के साथ साथ प्राणियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्राणी होते हैं
वो ऑक्सीजन का कंजम्पशन करते हैं, तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पे नहीं पूछा यानी गलत पूछा है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक नहीं है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी ज़रूरत पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, हरित लवक यानी क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है, उसके अलावा H2O यानी वाटर की ज़रूरत पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। क्रिया क्या होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किसके साथ मिलता है, H2O के साथ, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंट में, और क्या करता है, भोजन का निर्माण यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है और उसके साथ ऑक्सीजन गैस को भी रिलीज करता है। तो कुल मिला के प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, आवश्यक होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य के अंदर नाभिकीय विखंडन और संलयन दोनों, रासायनिक अपक्रिया, नाभिकीय विखंडन या फिर नाभिकीय संलयन। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य के अंदर का क्या है, विखंडन है कि संलयन है। तो देखिए जो सूर्य का केंद्र होता है ना, सूर्य के केंद्र का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, लगभग कितना 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, इतना सूर्य के केंद्र का टेम्परेचर होता है। और दाब भी बहुत अधिक होता है। तो अधिक ताप और दाब के कारण यहाँ के जो हाइड्रोजन होते हैं नाभिक के, ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और किसका निर्माण करते हैं, और ये निर्माण करते हैं हीलियम का। मिलके क्या बनाते हैं, हीलियम का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ऐड हुए, आपस में जुड़े और मिलके हीलियम का निर्माण किए, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। तो संलयन के दौरान बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है और यही ऊर्जा पृथ्वी तक प्रकाश के रूप में, किरण के रूप में पहुँचती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न है, कैंडला मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का या फिर ज्योति तीव्रता का। बताइए कैंडला किसका मात्रक होता है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो कैंडला मात्रक होता है ये किसका होता है, ज्योति तीव्रता का होता है। वहीं पे ज्योति फ्लक्स की बात करें तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है। क्या होता है, ल्यूमेन होता है। ज्योति प्रभाव का बात करें तो ज्योति प्रभाव का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन। क्या होता है, ल्यूमेन अपॉन वाट। क्या होता है, ल्यूमेन अपॉन वाट होता है। और ज्योति दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल। बाकी यहाँ पे कैंडला किसका मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, एक लड़का एक ट्रेन के डिब्बे में सबसे ऊपर की बर्थ पर बैठा है जो कि एक स्टेशन पर रुकने वाली है। लड़का अपने से ठीक नीचे बैठे अपने भाई के खुले हाथ पर ऊपर से सेब गिराता है, तो सेब कहाँ पे गिरेगा। उसके भाई के हाथ से कुछ दूर ट्रेन के चलने की दिशा में, उसके भाई के हाथ से कुछ दूर ट्रेन के चलने की विपरीत दिशा में, उसके भाई के हाथ में या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये जो प्रश्न है किससे रिलेटेड है, जड़त्व से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, जड़त्व से रिलेटेड है। देखिए जब ट्रेन पे ब्रेक लगाया जाता है यानी ट्रेन रुकने वाली होती है, तो ब्रेक लगाने से जो ट्रेन की गति होती है, ट्रेन की गति तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जो सेब है, सेब क्या करता है, सेब चलता रहता है। और किस दिशा में चलता रहता है, जिस दिशा में ट्रेन चल रही है। तो सेब में कौन सा जड़त्व होता है, गति का जड़त्व होता है। कौन सा जड़त्व होता है, गति का जड़त्व होता है। तो सेब में गति का जड़त्व होने की वजह से सेब उसी दिशा में चलना चाहता है जिस दिशा में ट्रेन चल रही है। अब देखिए जो व्यक्ति यहाँ पे देखिए, जो उसका भाई है हाथ खोल के खड़ा है, तो ट्रेन की गति कम हो गई यानी उस व्यक्ति की भी गति कम हो गई। लेकिन जो सेब है वो अपने गति को बरकरार रखना चाहता है, इसीलिए वो सेब उस भाई के यानी उसके भाई के हाथ में ना गिर के उससे कुछ आगे, उससे कुछ दूर जाके गिरेगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि उसके भाई के हाथ से कुछ दूर ट्रेन के चलने की दिशा में जाके वो सेब गिरेगा। उसके भाई के हाथ से कुछ दूर ट्रेन के चलने की विपरीत दिशा में नहीं गिरेगा। ठीक उसके भाई के हाथ में ये तब होता जब ट्रेन बिल्कुल एक नियत वेग से चल रही होती, समान वेग से चल रही होती, तब होता। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणों को विचलित किया जा सकता है केवल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, केवल विद्युत क्षेत्र द्वारा, दोनों प्रकार के क्षेत्रों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। बताइए जो कैथोड किरणें हैं इनको विचलित कैसे किया जा सकता है। तो कैथोड किरणें वास्तव में क्या होती हैं, कैथोड किरणें वास्तव में इलेक्ट्रॉन की धारा होती हैं। क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन की धारा होती हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है। तो ऋणात्मक आवेश होने की वजह से ये विद्युत क्षेत्र यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं विद्युत क्षेत्र द्वारा भी विचलित होती हैं और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा भी विचलित होती हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि दोनों प्रकार के क्षेत्रों द्वारा क्या होती हैं, विचलित होती हैं। अगला प्रश्न है,
वस्तुओं का रंग उड़ाने एवं जल को कीटाणु रहित बनाने हेतु किस पदार्थ का प्रयुक्त किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का, खाने का सोडा का, कपड़े धोने का सोडा का, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का? बताइए किसका उपयोग किया जाता है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2 होता है। और इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग कपड़ों का, कागज का, इनका रंग उड़ाने में किया जाता है। किसके में किया जाता है? रंग उड़ाने में किया जाता है। पीने के पानी को कीटाणु रहित बनाने में यानी डिसइंफेक्ट करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो ये तो हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो खाने का सोडा होता है, खाने के सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है। और इसका उपयोग किस में किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग में। अब बेकिंग में भी जो खाने की अम्लता होती है ना, एसिडिटी को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बाकी कपड़े धोने का सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। क्या होता है? Na2CO3.10H2O होता है। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? सफाई में। और कठोर जल जो हार्ड वाटर होते हैं, हार्ड वाटर किसके कारण होते हैं, किसकी प्रेजेंस के कारण होते हैं, ये मैंने आपको बताया है, आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका उपयोग सफाई में और कठोर जल को मृदु बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बाकी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.12H2O होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में, प्लास्टर बनाने में, सांचे बनाने में किया जाता है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट की गति समान चाल से ऊपर की ओर है, समान त्वरण से नीचे की ओर है, समान त्वरण से ऊपर की ओर है, या मुक्त रूप से नीचे की ओर है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। जो भार नापने वाली मशीन होती है, ये असल में आपको क्या बताती है? ये नॉर्मल फोर्स को बताती है। क्या बताती है? नॉर्मल फोर्स को, यानी जो आपका शरीर का दबाव है उसके बारे में बताती है। अब लिफ्ट ऊपर से नीचे जा रही है या नीचे से ऊपर आ रही है, तो अगर वो समान गति से चल रही, कैसे चल रही है? समान गति से चल रही है। तो समान गति से अगर वो लिफ्ट चल रही है, तो जो ये मशीन है ये आपका सामान्य वजन बताएगी। क्या बताएगी? सामान्य वजन बताएगी। अब सामान्य वजन बताने के लिए जो फॉर्मूला होता है, सामान्य वजन बताने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? N=mg। क्या होता है? N=mg होता है। अब मान लीजिए जो लिफ्ट है वो नीचे की ओर तेजी से आ रही है, यानी त्वरण के साथ आ रही है। और जब नीचे की ओर तेजी से आ रही है, तो इस टाइम पे, यानी जो नीचे की ओर अगर लिफ्ट आ रही है, तो इस टाइम पे जो वजन होगा, ये वजन मशीन कम दिखाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? N=m तो है ही, जी में जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब एक कंडीशन और है कि अगर लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही है, तो तेजी से ऊपर जा रही है यानी एक्सेलरेशन, त्वरण उसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो इसमें क्या होगा? इसमें N=m और g प्लस क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? g प्लस a हो जाएगा। लेकिन अगर लिफ्ट का तार टूट गया और लिफ्ट क्या कर रही है? फ्री फॉल कर रही है। लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है, यानी तेजी से नीचे की तरफ गिर रही है, तो इस टाइम पे जो मशीन होगा ये आपका वेट कितना दिखाएगा? 0। यानी यहाँ पे दबाव नहीं लगेगा, और दबाव नहीं लगेगा तो आपका वजन कितना दिखाएगा? 0 kg, यानी 0 दिखाएगा। तो जब भी जो मशीन है, मशीन क्या है? ये मतलब न्यूनतम जो पाठ्यांक है ये किस कंडीशन में दिखाएगी? न्यूनतम जो मतलब जो वजन है ये किस कंडीशन में दिखाएगी? तो ये इस कंडीशन में दिखाएगी जब मशीन मुक्त रूप से नीचे की ओर आ रही हो, यानी फ्री फॉल अगर हो रहा हो तो। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष केवल वर्षा के बाद ही क्यों दिखाई देता है? वायु में स्थित जल की बूंदें सूर्य की किरणों के लिए अपवर्तन के माध्यम का कार्य करती हैं। धूल के कण वायु द्वारा साफ कर दिए जाते हैं, इसलिए दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। वर्षा का जल रंगों को धुंधला करने वाली गैसों को सोख लेता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा कि इंद्रधनुष केवल वर्षा के बाद ही क्यों दिखाई देता है? तो जो वर्षा होती है ना, वर्षा के बाद जो हवा है, हवा में जल की छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं। और ये जो बूंदें हैं ये कैसे काम करती हैं? ये प्रिज्म की तरह काम करती हैं। कैसे काम करती हैं? प्रिज्म की तरह। जब सनलाइट इसमें पड़ती है ना, इन बूंदों पे जब सनलाइट पड़ती है तो ये क्या करती हैं? अपवर्तन करती हैं। क्या करती हैं? अपवर्तन करती हैं, यानी रिफ्रैक्शन करती हैं। शुरू में तो ये अपवर्तन करेंगी, जब इसमें सनलाइट पड़ेगी तो ये अपवर्तन करेंगी। और लेकिन जो अंदर का एरिया है, अंदर में ये क्या करती हैं? आंतरिक परावर्तन करती हैं। क्या करती हैं? आंतरिक परावर्तन करती हैं। और आंतरिक परावर्तन के बाद जब ये बाहर निकलती हैं तो फिर से ये कौन सी घटना शो करती हैं? फिर से ये अपवर्तन की घटना शो करती हैं। और दोबारा जब अपवर्तन करती है ना, तो ये जो सफ़ेद रंग का प्रकाश है, सफ़ेद रंग का प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर बोलते हैं। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी,
रंगीन लाल में ये क्या होता है, बट जाता है। और इसी के कारण जो इंद्रधनुष है यह हमको दिखाई देता है। यानी कुल मिला के जो वायु में स्थित जल की बूंद हैं सूर्य की किरणों के लिए अपवर्तन के माध्यम का कार्य करती हैं, इसीलिए हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्री, केवल अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों, ना तो समसूत्री और ना ही अर्धसूत्री विभाजन। बताइए, जो शरीर में चोट वोट लग जाती है यानी जो कोशिका डिफेक्ट हो जाती हैं, कोशिका टूट फूट जाती हैं, तो उनकी मरम्मत किस विभाजन के द्वारा किया जाता है? तो शरीर पर जब भी चोट लगती है तो जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं ना, उनकी जगह नई कोशिका लाना जरूरी है। और नई कोशिका लाएंगे तभी ना वो रिकवर होगा। और जो नई कोशिका होती हैं ये कब आती हैं? तो ये आती हैं समसूत्री विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा आती हैं? समसूत्री विभाजन के द्वारा। जो माइटोसिस डिवीजन होता है ना, माइटोसिस डिवीजन का काम क्या होता है? एक तो वृद्धि करना, क्या करना? वृद्धि करना यानी ग्रोथ करना, साथ ही मरम्मत करना, जो कोशिका टूट फूट गई हैं उनकी मरम्मत करना, उनको रिपेयर करना का काम होता है। और पुरानी या फिर जो नष्ट कोशिकाएं होती हैं उनकी जगह नई कोशिका लाने का काम किसका होता है? किस डिवीजन का होता है? तो समसूत्री विभाजन का होता है। अर्धसूत्री विभाजन क्या करता है? अर्धसूत्री जो विभाजन होता है ये केवल जनन कोशिकाओं के लिए होता है, यानी जो स्पर्म सेल होती हैं और जो एग सेल होती हैं इनको बनाने का काम कौन करता है? अर्धसूत्री विभाजन करता है। तो ये दोनों तो हो नहीं सकता और ना का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होने के लिए किसी वस्तु को धनावेशित करना पड़ता है, किसी चुंबक और कुंडली में परस्पर आपेक्षिक गति से धारा उत्पन्न करना पड़ती है, किसी विद्युत मोटर की कुंडली घुमानी पड़ती है, या किसी धारावाही परिनलिका द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना पड़ता है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है ना, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? तो जब चुंबक और कुंडली यानी जो कॉइल होते हैं इनके बीच क्या होता है? रिलेटिव मोशन होता है। क्या होता है? रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन मतलब क्या होता है? कि आपेक्षिक गति होती है। जब इनके बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होता है। अब ये जो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होता है, अगर चुंबक को कुंडली के अंदर बाहर करें तो भी धारा उत्पन्न होगा, और अगर कुंडली को चुंबक के आगे पीछे करें तब भी धारा उत्पन्न होगा। यानी दोनों कंडीशन में क्या होगा? धारा उत्पन्न होगा। क्या होगा? दोनों कंडीशन में धारा उत्पन्न होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट क्या दिया है कि किसी वस्तु को धनावेशित करना पड़ता है, तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए किसी वस्तु को धनावेशित करने की जरूरत नहीं होती। किसी विद्युत मोटर की कुंडली घुमानी पड़ती है। तो देखिए, ये एक सामान्य नियम है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को नहीं बताता, क्योंकि इसके लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना रहता है। क्या करना रहता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना रहता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना रहता है। बाकी धारावाही परिनलिका से चुंबकीय क्षेत्र बनाना ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, कि किसी चुंबक और कुंडली में परस्पर आपेक्षिक गति होती है यानी रिलेटिव मोशन होता है, और इसी गति से क्या होती है? धारा उत्पन्न होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेरित विद्युत चाल की दिशा ज्ञात की जाती है एम्पियर के नियम द्वारा, मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम द्वारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। बताइए, जो प्रेरित विद्युत चाल की दिशा है ये किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो देखिए, ये जो दिशा है ये किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, ये तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए, जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, ये जो घटना है ये मुख्य रूप से किसमें देखने को मिलती है? तो जनरेटर में देखने को मिलती है। किसमें? जनरेटर में, विद्युत जनरेटर जो होता है उसमें देखने को मिलती है। अब जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है ये क्या बताता है? इसमें जो अंगूठा होता है ना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसको बताता है? तो अंगूठा बताता है फोर्स को। किसको बताता है? फोर्स को। वहीं पे जो तर्जनी होती है, इंडेक्स फिंगर होता है, तर्जनी जो होती है, फोर फिंगर होती है, ये किसको बताती है? चुंबकीय क्षेत्र को। किसको बताती है? चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। और जो मिडल फिंगर होती है यानी जो मध्यमा होती है, मिडल फिंगर किसको बताती है? तो ये प्रेरित धारा को बताती है। किसको बताती है? प्रेरित धारा को बताती है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। तो ये रहे आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने प्रश्नों को पढ़ा और प्रश्नों के साथ साथ और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हमने उनको भी पढ़ा है। तो आप जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इसको आप नोट डाउन भी करते चलिएगा। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आप नोट डाउन करिए, और एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरा एक बार स्कैन
चयन कर लेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, बाकी आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी क्लासेस अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। धन्यवाद।